नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि D2+B के हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो जिसके अंदर ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। बाकी जो 3 पार्ट हैं उनके वीडियो जो हैं वो भी आप देख सकते हो, जो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 4 जो है हमारा शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कलाकार नैनसुख किस कला शैली से संबंधित है। आपको पता होगा कलाकार जो नैनसुख हैं ये गुलेर शैली के कलाकार हैं, और ये गुलेर किससे संबंधित है? पहाड़ी शैली से संबंधित है। जैसे ये कांगड़ा शैली है, ये भी किससे संबंधित है? पहाड़ी शैली से संबंधित। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नैनसुख गुलेर शैली से संबंधित है। अब इसमें यहाँ पे कांगड़ा पहाड़ी का हो गया, ये धुंधार लिखा है दोस्तों, ये धुंधार नहीं ढूंढाड़ आप कह सकते हो। तो ढूंढाड़ शैली है वो राजस्थानी शैली से संबंधित आ जाती है। हाड़ौती शैली कौन सी है? ये भी राजस्थानी में आ जाती है। गुलेर और कांगड़ा ये कौन सी है? ये पहाड़ी शैलियाँ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौरस नामक पुस्तक खालिस्तान से संबंधित है। दोस्तों ये जो दक्षिणी शैली है, दक्षिणी शैली से संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नौरस जो पुस्तक है ये इब्राहिम आदिल शाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? इब्राहिम आदिल शाह से संबंधित। तो दक्षिणी शैली आपको पढ़नी है, यानी कि आप इंडियन आर्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसके जवाब जो है आसानी से दे सको। और राजस्थानी शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, इन शैलियों से तो क्वेश्चन अधिकांशत बनते ही हैं। तो ये हमारा कौन सा है? ये राजस्थानी शैली से संबंधित क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन, जिसने पूछा है कि कौन से राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन है? राजा सावंत सिंह है। और ये सावंत सिंह किशनगढ़ शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? राजस्थानी शैली के अंदर जो किशनगढ़ शैली पड़ती है उस शैली के हैं, किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है ये किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली से संबंधित ये कलाकार है नागरीदास। जी सावंत सिंह को उपाधि, ये आप बोल सकते हो उपाधि दी गई, या फिर उपनाम इसका है ये। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुआ करते थे, इसलिए इनको नागरीदास की उपाधि मिली थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासरंगम गुफा कहाँ पे है? बिलासरंगम गुफा, बिलासरंगम जो गुफा है, सुरगम, बिलासुरगम गुफा जो है बिलासरंगम बोल सकते हो, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो गुफाएं जितनी भी है उनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? ऐसी गुफाएं जिनके बारे में आप इतने डिटेल में नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी ऑल ओवर जितने भी गुफाएं हैं, केव्स हैं, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये गुफाएं आपने हो सकता है सुनी नहीं होगी। तो इन गुफाओं की लोकेशन हमसे पूछते हैं, बाकी ऐसा नहीं पूछते कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, कौन सी गुफा में कितना नंबर चित्र बना हुआ है, ये नहीं पूछते हैं। ये सीधा ये पूछेंगे कि एलोरा गुफाएं कहाँ पे है। बिलासरंगम गुफाएं, आपने एलोरा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ये तो बेसिक में आ जाता है, तब उसमें डिटेल में जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे जैसे इसमें मतलब इस तरीके से पूछ लिया कि आपकी 34 नंबर गुफा है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफा 34 नंबर। तो आप कहोगे कि सर ये लास्ट वाली 5 गुफाएं तो जैन धर्म से संबंधित है, इसका मतलब ये 34 गुफा, कुल 34 ही गुफाएं हैं 34, तो 34 नंबर गुफाएं वो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी, इस तरीके से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दोस्तों जो इसमें 10 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आते हैं, टीचिंग मेथड को लेकर के पूछे जाते हैं D2+B के अंदर। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि विद्यार्थी को खालिस्तान के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी को क्या व्यस्त रखने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, या फिर खेल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए गृह कार्य दिया जाता है? जब बच्चों को होमवर्क देते हैं ना कि आप ये काम घर पे करके लेके आना, कॉपी में रजिस्टर में वो काम करके लेके आते हैं, या खेलों के लिए कम समय देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए काम दिया जाता है, यानी कि वो स्वयं अध्ययन करने लग जाता है बाद में, इसलिए वो गृह कार्य दिया जाता है दोस्तों। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इतना ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी मेथड है। थोड़ा सा सोचना है, समझना है, और उसके बाद आपको आंसर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत की रचना किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा किसने की है, कालिदास ने, मेघदूत। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है उसका उद्घाटन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि ये क्वेश्चन आपने देखा
इसका आपको पता लग गया उद्घाटन किसने किया है। लेकिन अब की बार ये पूछेंगे कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तब आप क्या कहोगे 5 अगस्त 1954 को। कब कहोगे 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और इस ललित कला अकादमी के सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, वो थे देवी प्रसाद राय चौधरी। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद खालिस्तान से संबंधित है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने और वीडियोज़ में भी कही है ये बात कि ये जो दिल्ली बोर्ड है, इस तरीके से कोई भी हम और भी बोल सकते हैं, एनवीएस है, केवीएस है, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज थोड़ी पेचीदी होती है। अब वो देखो, हम कहते हैं कि लघु चित्रकला शैली है, कौन सी है लघु चित्रकला शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, ये लघु चित्रकला शैली है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन सूक्ष्म कला आपने नहीं पढ़ा। अब सूक्ष्म कला के कलाकार बोल दिया, लेकिन ये बात लघु शैली की बात कर रहा है, क्योंकि मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, दक्षिणी ये सही वही तो है सारी। लेकिन ये पूछा है कि कलाकार जो निहाल चंद है वो कौन सी शैली से संबंधित है, तो वो राजस्थानी शैली से संबंधित है। निहाल चंद आपने सुना होगा किशनगढ़ शैली, जिसके अंदर सावंत सिंह राजा हुआ करता था, जिसके काल में इसका विकास हुआ था। और सावंत सिंह को नागरीदास की उपाधि दी गई है, उपनाम है उसका। और किशनगढ़ शैली के अंदर उस नागरीदास की सावंत सिंह की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, जिसका नाम था विष्णुप्रिया। उस विष्णुप्रिया का चित्रांकन किया गया था, जो बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वो राधा का रूप मानी जाती है। और वो जो बनी ठनी का जो चित्र है वो इस निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था, तभी ये क्वेश्चन जो है हमसे किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ शैली समझ में आया, और राजस्थानी शैली से संबंधित है निहाल चंद। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब। जहांगीर ग्लोब जो पृथ्वी है वो पकड़े हुए है, ये किस में है, तो ये जहांगीरनामा में है। जहांगीर होल्डिंग जहांगीर का है तो किस में है, जहांगीरनामा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को किसके द्वारा चित्रित किया गया था। पार्थ सारथी आपको पता होगा नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। इसके बाद में ये कलाकारों के द्वारा जितनी पेंटिंग्स बनाई गई है उनको आपको लिखना है, एक जगह पे लिख करके उनको आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ओल्ड पेपर में जितने भी कलाकृतियाँ, जितने भी काम पूछे गए हैं, सब चीज़ें याद कर लो, वही क्वेश्चन रिपीट हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें पूछा है कि रिलीफ प्रिंटिंग, कास्ट कर्तन, वुडकट जो होता है उसके अलावा और कौन सा होता है रिलीफ प्रिंटिंग में। रिलीफ का मतलब होता है उभारदार शिल्प, उभारदार। रिलीफ का मतलब होता है उभारदार, उभरा हुआ। अगर हम बोलेंगे कि रिलीफ स्कल्पचर है, तो रिलीफ का मतलब है वो उभारदार मूर्ति है, उभारदार बनी हुई है, उभरी हुई भाग। अब उभरा हुआ भाग प्रिंट करना, ये प्रिंटिंग हो गया। जैसे कि आप देखते हो कि मुहर होती है, मुहर आप समझते होगे, स्कूल की मोहर, कॉलेज की मोहर, ये मोहर जो होती है प्रिंसिपल की मोहर है, सील जिसको बोलते हैं, वो मोहर जो होती है वो रिलीफ के अंदर आती है। उसमें केवल उभरा हुआ पार्ट है वो छपता है, उसके ऊपर इंक लग जाती है उभरे हुए पार्ट पे, और वही छपता है, हम उसको प्रेस करते हैं। तो वैसे ही वुड कट और एक लिनो कट भी होता है जिसका उभरा हुआ पार्ट छपता है। ठीक है। और ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, एक्वांटिट, ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर धंसे हुए पार्ट में इंक भरी जाती है, फिर वो छापा जाता है। ये उल्टा होता है, और इसको बोलते हैं, ये उभरा हुआ जो भाग छपता है उसको बोलते हैं रिलीफ, और जो अंदर का भाग छपता है उसको बोलते हैं इंटेग्लियो। क्या बोलते हैं, इंटेग्लियो। आपने ये नाम तो सुना होगा, इंटेग्लियो। ठीक है, ये प्रिंटिंग के बारे में है, जिसको इंटेग्लियो बोलते हैं, जो अंदर का छपा हुआ भाग छपता है, तो अंदर धसा हुआ भाग में इंक भर के उसको छापा जाता है। द पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र किसने बनाया है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी किसने बनाया है, अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। तो ये पेंटिंग भी पूछ लिया इन्होंने। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब स्थापित किया था। विचित्र क्लब की स्थापना कब की गई थी। देखो, विचित्र क्लब की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो तीनों भाइयों के द्वारा, अवनिंद्र, गगनेंद्र और रविंद्र, अवनिंद्र, गगनेंद्र, रविंद्र, तीनों के द्वारा की गई थी स्थापना। और ये स्थापना जो है वो 1915 में की गई थी। कब की गई थी, 1915 में। अब ये भी पूछ सकते हैं कि जो टैगोर हैं
उनके द्वारा स्थापना की गई थी, वो कब, ये तो पूछ लिया है। कौन कौन से इसमें शामिल थे ग्रुप में, वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो विचित्र क्लब के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, तीनों टैगोर भाई, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ और एक समरेंद्र नाथ, ठीक है। अवनींद्र, गगनेंद्र, समरेंद्र, मैंने रविंद्र बोल दिया होगा ना, नहीं वो नहीं करना है। अवनींद्र, गगनेंद्र, समरेंद्र, ये तीनों टैगोर भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना 1915 में की थी। कहाँ पे की थी? जोरासांको, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, आपको पता ही होगा जोरासांको कहाँ पे पड़ता है, जोरासांको में, ठीक है, जोरासांको में पड़ता है। और इसके अलावा नंदलाल बोस भी है, सुरेंद्र नाथ भी है, मुकुल चंद्र डे भी है, असित कुमार हलदार भी है, ये भी इसके अंदर जुड़े थे बाद में। नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ, मुकुल चंद्र डे और असित कुमार हलदार। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया था? शकुंतला नामक चित्र किसने बनाया था? ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया, आपको ये तो पता ही होगा। ऑयल पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा ऑयल पेंटिंग में काम करते हैं, ठीक है। और भारतीय पौराणिक जो कथाएं हैं उनको लेकर के इन्होंने चित्रांकन किया है। भारतीय जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनका चित्रांकन राजा रवि वर्मा ने किया है और इनका माध्यम रहा है तेलीय माध्यम, ठीक है दोस्तों। और ये किसी भी मूवमेंट से जुड़े हुए कलाकार नहीं हैं, कोई शैली में नहीं है, खास वैसे नहीं है जैसे बंगाल स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से हम इनको जानते हैं। अब ये सब्जेक्ट के अलावा क्वेश्चन है, शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि टीचिंग जो है, शिक्षा जो है, एजुकेशन हम कहेंगे कि एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च करते हैं वो टीचर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह उनकी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करता है, या फिर यह उन्हें कोषागर बनाता है, या फिर यह उन्हें बेहतर पर्यवेक्षण में सक्षम बनाता है, या फिर यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए? एग्जैक्टली, ये बात सही है। विशोध तो यही करेंगे ना शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कि हम किस प्रकार पढ़ाएं, ये सक्षम बनाता है, ये सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में, कि कौन सा ये निर्णय ले रहे हैं ये उत्तम निर्णय है और हम पढ़ाएंगे इस तरीके से तो वो बेहतर एजुकेशन होगा और बच्चे जो है वो बेहतर विकसित होंगे एजुकेशन के मामले में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, आराम से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका गुफाओं की खोज प्रोफेसर, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वीएस वाकणकर ने खोज की थी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ इसकी खोज कब हुई थी? ये मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। कब? आपको कमेंट करके बताना है कि भीमबेटका की खोज जो है वो कब हुई थी, ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की थी? द हिंदू टेम्पल, ये बुक है जो स्टेला क्रेमरिस के द्वारा लिखी गई है, द हिंदू टेम्पल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुतनखामेन किस देश से संबंधित? दोस्तों ये वेस्टर्न आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तुतनखामेन जो है ये मिस्र से संबंधित है, वहाँ के शासक हुआ करते थे, मिस्र से संबंधित। कहाँ से? मिस्र के, इजिप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घबघब आनन शैली का चित्रण किया था? घबघब आनन शैली का चित्रण, दोस्तों यही बात है कि जो DT+ भी है इनकी लैंग्वेज इतनी पेचीदी होती है, समझना मुश्किल हो जाता है। घबघब आनन शैली का चित्रण किसने किया था? तो ये किसने किया है? बेहजाद ने किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो समझ में ही नहीं आते कि ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी सी नोटिस करनी है कि आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को जो घबघब यहाँ पे लिखा है, कई बार ये होता है यहाँ पे भी घबघब लिखा है, इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे कि दीज आर्टिस्ट आर, जैसे भी है इसे इंग्लिश में लिख करके बोल देंगे, इसके अंदर घबघब की जगह ही घबघब ही लिखेंगे वो, और कुछ नहीं लिखेंगे। तो वो मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसके क्वेश्चन का अर्थ क्या है, तो वो समझ में नहीं आता है कि ये घबघब का मीन क्या निकलेगा, है ना। तो ये बेहजाद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है? याद करने का सबसे अच्छा होता है क्या? रात में ध्यान करना ये सबसे अच्छा उपाय है याद करने का, या फिर मूक पठन, मुंह से बोल बोल के पठन कर रहे हैं हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, याद करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है, तो ये याद करने का अच्छा उपाय है, या फिर अवधारणा को लिखना अच्छा उपाय होता है, या फिर अवधारणा को
समझना, मेरे ख्याल से तो अवधारणा को समझना ही अच्छा उपाय है याद करने का, क्योंकि ये जो मेरा फॉर्मेट है वो यही है कि अवधारणा को समझ के ही याद किया जा सकता है अच्छे तरीके से, जो मैं करता हूँ। मतलब अगर कोई चीज़ आप पढ़ रही हो, जैसे मैं याद करता हूँ, तो ये मैं उसको समझ लेता हूँ, ठीक है। अवधारणा को समझना ज़रूरी है। ये आपका जो पार्ट नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन ये हो गए, इसमें भी 2 क्वेश्चन वो भी टीचिंग मेथड वाले उन्होंने दे दिए हैं। अभी आगे जो पार्ट नंबर ये 5 है, इसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लगेगा कम से कम कि कैसे क्वेश्चन आपको आपसे पूछे जाएंगे और आपको किस किस वे में तैयारी करनी है। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो SET के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, SET, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है। एक ध्यान रखना, है या नहीं है, ऐसा पूछेगा तो नहीं है ये पूछा है, ठीक है। अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। आक्रामक होना जरूरी नहीं है अच्छे शिक्षण के लिए, आक्रामक होना तो बहुत ये गलत बात है ये चीज़, ठीक है। आक्रामक नहीं होना चाहिए, निदान होना चाहिए, उपचार करना चाहिए, प्रतिपुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन आक्रामकता नहीं होना चाहिए। गुस्सा वगैरह होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है अच्छे शिक्षण के लिए। इसके अलावा एक कला शिक्षक, अब देखो ये ड्राइंग से संबंधित हमारा पेपर है, तो ड्राइंग से संबंधित इन्होंने क्वेश्चन बनाया, शानदार क्वेश्चन बनाया, ध्यान से देखो, ड्राइंग टीचर का है ये, ठीक है। एक कला शिक्षक ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, इसमें से कौन सी प्राथमिकता होगी आपकी पहली। क्या आप स्कूल रजिस्टर का रखरखाव करना या सभी शिक्षकों को कला प्रशिक्षण प्रदान करने की ये पहला आपका प्राथमिकता होगी कि स्कूल रजिस्टर का रखरखाव रखूँगा मैं तो, और सबसे पहले यही काम करूँगा, और सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों को कला प्रशिक्षण दूंगा। क्या आपका ये काम है पहली प्राथमिकता है ये आपकी? नहीं। फिर अगले क्या है, हम ऐसे देख रहे हैं यहाँ से कि विद्यार्थियों को स्कूल की समस्याओं का पता लगाने में सहायता करना है। कि विद्यार्थियों आप देखो स्कूल में ये समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे ये कूड़ा करकट डाला हुआ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ये स्कूल में इतनी समस्याएं हैं। क्या आप ये आपकी प्राथमिकता होगी कला शिक्षक के रूप में? नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ कि स्कूल के विद्यार्थियों की छुट्टी की गणना करोगे आप और उन सभी विद्यार्थियों को संदेश भेजोगे जिन्होंने सभी कक्षाओं में भाग न लिया हो। विद्यार्थियों की छुट्टी की गणना करोगे, ये आपकी प्राथमिकता कि ये नहीं आ रहा बच्चा, ये नहीं आ रहा, ठीक है। फिर संदेश भेजेंगे बच्चों को, अरे यार क्यों नहीं आ रहे, आप आओ, आपने ये कक्षा में भाग नहीं लिया है, आप क्लास लगाओ, ये आपकी प्राथमिकता है। उसके अलावा आपका पहला ऑप्शन ये है कि कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करोगे। एग्जैक्टली कला का टीचर है तो कला एकीकरण के बारे में ही विद्यार्थियों को शिक्षित करेगा, कला के बारे में ही बताएगा वो। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि ये शिक्षा की प्रकृति टीचिंग से संबंधित ये है कि एमिली नामक पुस्तक, रूसो ने एमिली नामक पुस्तक खालिस्तान पर लिखी थी, ये शिक्षा की प्रकृति पर लिखी है एमिली नामक पुस्तक रूसो ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक खालिस्तान से सबसे अधिक सीखता है। एक शिक्षक जो है सबसे अधिक किससे सीखता है? अपने अनुभव और प्रशिक्षण से सीखता है। एग्जैक्टली यही है इसका जवाब। या फिर एक टीचर है वो अपने माता पिता से सीखता है, या फिर अपने प्रधानाध्यापक से सीखता है, या फिर अपने सहयोगी से। सबसे अधिक जो सीखता है ना, एक टीचर की बात करें तो वो अपने अनुभव से सीखता है। जैसे अगर मैं टीचिंग आपको करवा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ अभी, तो मैं मेरे अनुभव से आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे प्रशिक्षण के द्वारा मैं ये आपको जो है वो बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, मैंने जो सीखा है मेरे अनुभव से सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है मैंने। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? यानी कि ऐसा कोई बच्चा है जो परीक्षा का शुल्क भुगतान करने में सक्षम नहीं है, परीक्षा का शुल्क नहीं दे सकता वो, तो आप एक टीचर हैं तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप विद्यार्थी को कुछ धन उधार देने को सुझाव देंगे कि धन उधार ले लो, हमसे पैसे उधार ले लो, ऐसे कहोगे? या फिर विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर कर दोगे, चलो बाहर चलो, अगर पैसे नहीं है तो बाहर चलो? नहीं, आप विद्यार्थियों को सहायता के लिए कहोगे कि विद्यार्थियों इस बच्चे की सहायता करो आप सब लोग मिल करके। या फिर पहला ऑप्शन है कि HOS और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थी की सहायता करेंगे। देखो हम टीचर्स हैं सारे, हम मिल के सहायता कर सकते हैं बच्चे की, बच्चों को नहीं कहेंगे हम खुद करेंगे। भी हमें सैलरी मिल रही है तो हम क्यों नहीं करेंगे हेल्प, ठीक है।
तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्कूल या विद्यालय में अपने खाली समय में क्या करोगे। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं क्या करूँगा खाली समय में, क्या मैं मेरे कमरे में जाकर के आराम करूँगा, या फिर मैं स्टाफ रूम में मैं पत्रिका पढ़ूंगा और गप्पे सप्पे मारूंगा, नहीं। या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करूँगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा, ट्विटर चलाऊंगा, या मनोरंजन करूँगा, इस तरीके से नहीं। विद्यार्थियों के गृह कार्य की जाँच करेंगे, और गृह कार्य देने का मतलब क्या आप समझ ही गए होंगे, स्वाध्याय की आदत डालना बच्चे में, वो खुद से पढ़ने लग जाएगा बच्चा अगर हम उसको गृह कार्य देंगे तो। ये चीज़ याद रखना, गृह कार्य में लिखने की बात जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखने की, देखो गृह कार्य में लिखने को दिया जाता है, स्कूल में लिखने को दिया जाता है, ये रीज़न इसका क्या है, छोटे बच्चे को लिखने को दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लिखावट उसकी अच्छी हो जाए, लिखने में थोड़ी सी वो आदत, और घर पे वो स्वाध्याय की आदत वहीं से शुरू हो जाती है। जब हम उसको ABCD लिखने के लिए बोलते हैं छोटे बच्चों को, वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम 10th वाले के बच्चे को देते हैं तो उसकी थोड़ी स्पीड और बढ़ जाए, ज़्यादा लिख पाए, क्योंकि पेपर में आपको पता है कितना कितना लिखना पड़ता है, इसलिए वो सारी हैबिट वहाँ से बन जाती है, और साथ में खुद पढ़ने की आदत भी बन जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे का, दिया हुआ है कि पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया है। बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया है, ये कौन सा है, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्टेज है, आधारभूत प्रचालनात्मक अवस्था है, प्राक मूर्त इंद्रियात्मक ये नहीं है, पियाजे वाली अलग है। आप पियाजे और ये टीचिंग मेथड आप जरूर पढ़ना, इससे आपको समझ में आएगा। इसका आधारभूत प्रचालनात्मक अवस्था है, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है। अब देखो कला की एकीकृत शिक्षा के बारे में फिर पूछ लिया अलग से कि क्या है, इसमें क्या है, यहाँ से देखो कि कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। एक तो टीचिंग है और एक लर्निंग है, टीचिंग और लर्निंग, अधिगम को कहते हैं लर्निंग, और शिक्षण जो है वो क्या है, वो टीचिंग है। टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए सभी शैक्षणिक विषयों में। कला को समझ में आया, तभी वो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। कला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात से समझ में आता है ये चीज़। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो वो 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ जो भी हैं, आप शिक्षा नीति भी याद कर लीजिए, तो ये 1968 है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर उसके बाद में जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया लेखन की, ग्राफ मतलब लेखन, लिखना, तो ये लेखन की समस्या होती है डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये जितने भी डिस से संबंधित ये जो होती है समस्याएं, वो आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से, उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको विद्यार्थियों को कागजी कला पेपर आर्ट सिखाना हो तो आप उन्हें सबसे पहले कला के बारे में शिक्षित, आपको उन्हें सबसे पहले खालिस्तान कला के बारे में शिक्षित करना होगा। पेपर आर्ट सिखाना है तो क्या आप फ्रेस्को सिखाओगे, या आप मूर्ति सिखाओगे, या स्फुमातो सिखाओगे, या फिर ओरिगामी सिखाओगे। देखो ये कला का क्वेश्चन है, यानी कि जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन बनते हैं वो आप कला के टीचर हो तो कला से संबंधित ही टीचिंग मेथड आपसे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे लग रहा है ये ड्राइंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये टीचिंग मेथड का है। आपकी साइकोलॉजी जांची जा रही है, यहाँ पे उसका आकलन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ये फ्रेस्को क्या है, आपको पता है फ्रेस्को क्या है, दीवार पे पेंटिंग बनाते हैं उसको ही तो फ्रेस्को कहते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति तो एक ये पेपर आर्ट से संबंधित नहीं हुआ ना। स्फुमातो क्या है, स्फुमातो टेक्निक तो उसकी है, लियोनार्डो दा विंची की है, उसमें वो जो लाइट एंड डार्क टू जो टोन जाती है वो इतनी स्मूथली जाती है, उसी टेक्निक को स्फुमातो कहते हैं, वो भी नहीं है पेपर आर्ट में। ओरिगामी आर्ट आता है, ओरिगामी में पेपर क्राफ्टिंग होती है, पेपर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, तो ओरिगामी आर्ट हम उसको सबसे पहले सिखाएंगे दोस्तों। अब पूछा है कि एनसीईआरटी सिलेबस लगता है, तो भाई साहब हमें बता दीजिए कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। ऑब्वियसली तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। फिर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस कब आता है, तो ये आता है 5 सितंबर को। कब आता है, 5 सितंबर को। तो ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन पूछा है। शिक्षक दिवस, शिक्षा दिवस, बालक दिवस जो भी है, ये सारे आपको याद कर लेने। जो एक शिक्षा एजुकेशन सिस्टम से जो संबंधित हो क्वेश्चन आपको लगते हैं ना, शिक्षण से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपकी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थियों ने
यानी कि कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, शिक्षक दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 सितंबर को। तो आप क्या करोगे? उन्हें दंडित करोगे, पीटोगे उनको, या फिर आप उसके माता पिता को बुलाओगे, बात करोगे कि आपके बच्चे ने ये भेजा है, इसको मूर्खता है, ये समझ ही नहीं पाता है, या फिर आप उसे धन का अपव्यय करने के लिए कहोगे, मतलब धन का अपव्यय न करने के लिए कहोगे, क्यों पैसे फालतू में बर्बाद कर रहे हो, आप पढ़ने आते हो पढ़ो, ये शुभकामना पत्र वगैरह ये भेज रहे हो, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये गलत बात है। उन्हें धन्यवाद कहोगे, ठीक है, क्या करोगे आप? उनको धन्यवाद कहोगे, ये चीज़ है, आप समझना इस चीज़ को। मितव्य व्यवहार करोगे आप। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को खालिस्तान करना चाहिए। शिक्षण परिणामों में सुधार करना है और शिक्षक को क्या करना है कि विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे कक्षा के अंदर। अगर कक्षा के अंदर रुचि बनानी है विद्यार्थियों की, तो क्या आप कक्षा छोड़कर चले जाओगे, या फिर आप निजी कोचिंग को प्रोत्साहित करोगे कि आप स्कूल में ठीक है पढ़ा रहे हो, आप बोलोगे कि मुझसे कोचिंग लेनी पड़ेगी, आपको कोचिंग लेने आओ, नहीं। या फिर आप रंगीन चौक का प्रयोग करोगे कि बच्चे बड़े खुश हो गए, हमने रंगीन चौक किया, कक्षा में सारे आने लग गए बच्चे, ऐसा तो नहीं होता। आप प्रश्न पूछोगे, आप प्रश्न पूछोगे तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। और यही क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, अगर ये आप पढ़ रहे हो, आप इंटरव्यू जब देने जाते हो, आप टीचर बन रहे हो, एनवीएस में इंटरव्यू होता है, केवीएस में इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाते हो, तब आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे। तभी आपका ये प्रश्न देना होगा कि आप प्रश्न पूछ सकते हो। क्या आपको सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी, है ना। तो हम जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक एक बच्चे से प्रश्न पूछें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बच्चे से आप प्रश्न पूछ सकते हो, तो अगला बच्चा जो है वो अवेयर रहेगा कि हमसे हमारी बारी न आ जाए, हमारी बारी अभी आ सकती है, तो वो अवेयर रहेगा, वो कक्षा में ध्यान लगाए रखेगा। अब आप जो भी पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। अभी आपने पढ़ा दिया, जस्ट आपने क्वेश्चन किया, तो वो बच्चा पूरी ध्यान से देखेगा कि हमसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी पढ़ाया, अभी पूछ लिया, अभी अभी उसका निरीक्षण कर लिया, तो वो उस पर ध्यान देगा, उसका फोकस बनेगा स्टडी में, कक्षा में ध्यान रखेगा वो कि हाँ ये सर ने पढ़ाया है, ये अभी भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो बच्चा अवेयर हो जाएगा, कक्षा में रुचि बनाएगा वो। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे बुलाएंगे और क्षमा याचना करने के लिए कहेंगे कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, नहीं। या फिर उसे परीक्षा में कम नंबर दोगे, आपका सम्मान नहीं करता है तो मैं तो उसको कम नंबर दूंगा, या फिर मैं उसे बुलाऊंगा और मुझसे क्षमा, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, मुझे सॉरी बोलो, 3 बार सॉरी बोलो, ये करो। या फिर उसको बुलाओगे और पीटोगे कि तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं करते हो, उसे उपेक्षित करोगे कि देखो बच्चे ये गलत बात है, अच्छी आदत डालनी चाहिए, ये करना चाहिए। थोड़ा सा उसको मोटिवेट करो, थोड़ा समझाओ, प्यार से समझाओ, वो बच्चा ज़रूर सम्मान करेगा। आप उनसे मितव्य व्यवहार करो, अच्छा बर्ताव करो, तो वो बच्चा सारी बातें समझेगा और आपका सम्मान ज़रूर करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी अपनी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करोगे? प्रधानाचार्य से संपर्क करोगे, चेतावनी ज्ञापन देने का सुझाव दोगे, चेतावनी वार्निंग दे दो उसको, या फिर आप सहकर्मी से ही संपर्क करोगे, उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहोगे कि कक्षा में आ जाइए आप, है ना, थोड़े बच्चों को थोड़ा सा काम दे दीजिए आप, ताकि वो कक्षा में शोर शराबा नहीं करें, क्लास का टाइम खाली है। या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे और शिक्षक के खिलाफ शिकायत कर दोगे कि ये शिक्षक जो है वो सही नहीं कर रहा है। सहकर्मी का मतलब है कि आप टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, आपका टाइम है क्लास में, आप पानी पीने गए हुए हो, तो आप संपर्क करोगे उससे कि आप आओ एक बार, आपको थोड़ा काम है ना, तो आप एक काम करो, बच्चे इस 5 नंबर क्लास में आप 5A है 5A, उस क्लास को आप थोड़ा सा काम दे दीजिए ताकि ये बच्चे शोर शराबा नहीं करें, उस काम के अंदर व्यस्त हो जाएं, ठीक है, ताकि आजू बाजू की क्लास है वो भी डिस्टर्ब ना हो और ये भी थोड़ा सा पढ़ लें। तो आप उस सहकर्मी से संपर्क करोगे और उनको बोलोगे कि आपका टाइम है, आपका पीरियड है सर इस क्लास में अभी, तो आप इन बच्चों को कुछ काम दे दीजिए। तो इस तरीके से आप करोगे, बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? नाटकीय अवस्था, ड्रामा करता है वो, ड्रामेटिक स्टेज है,
या फिर औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था है? बिल्कुल यही होती है, मूर्त। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की। प्राक प्रचलनात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है? नहीं, ये मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था। आप टीचिंग मेथड जब पढ़ोगे ना तो उसमें सारी की सारी ये चीज़ें लिखी हुई है, आप वहाँ से ये चीज़ें कवर कर सकते हो। तो ये टीचिंग मेथड आप जरूर पढ़ना, ठीक है। बाकी DTPSP की कौन सी बुक है वो भी आपको मैं जो है वो आगे बताने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट करके बोलो कि आपको किस प्रकार की किस रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, क्या चीज़ें आपको पूछनी है, जो भी आप पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना, और कमेंट करना। एक मैंने क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो के अंदर, उस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो। और इसी के साथ में इतना ही, धन्यवाद।